बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जमात नाम रियाजी का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी, कालिब का इस्तेमाल कहाँ होता है। हाँ जी, तुलबा बताएंगे कालिब का इस्तेमाल कहाँ होता है, जल्दी बताएं। हाँ जी, इसका इस्तेमाल कई अलूम में होता है। मिसाल के तौर पर रियाजी में कालब का इस्तेमाल होता है। शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पर कालब का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रियाजी के अंदर हमारे पास कालब का इस्तेमाल होता है। कालब का इस्तेमाल आम तौर पर 4 चीज़ों में होता है, जिनमें पहला है रियाजी या मैथमेटिक्स, रियाजी या मैथमेटिक्स, और दूसरा है जी शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद तीसरा है जी फिजिक्स और चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अगला सवाल है, कालिब का तस्वर किसने पेश किया। कालिब का तस्वर किसने पेश किया। शाबाश, जल्दी बताएं। इंग्लिस्तान का एक मशहूर रियाजीदान था और उसका नाम था जी आर्थर केले। मशहूर रियाजीदान है, उसका नाम है आर्थर केले। आर्थर केले ने 1857 और 58, यानी ये ना एक साल ख़त्म हो रहा था और दूसरा स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त उसने ये काल्बों की एक थ्योरी पेश की। इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने 1857 और 58 में काल्बों की एक थ्योरी पेश की। तो ये इस सवाल का जवाब है। हाँ जी, सवाल है जी, कालिब के अरकान या अंदराज क्या हैं। शाबाश, जल्दी बताएं। कालिब के अरकान या अंदराज क्या हैं। गुड। इनका जवाब है जी, हकीकी अदाद जो कालिब बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनको कालिब के एलिमेंट, अंदराज या इंट्रीज कहा जाता है। कालिब के अंदर या कालिब बनाने में जो इंट्रीज इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कालिब है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ये जो सारे के सारे नंबर हैं, ये हमारे पास कालिब की इंट्रीज या कालिब के अरकान या कालिब के एलिमेंट या इनके अंदराज कहलाते हैं। दोबारा, हकीकी अदाद जो कालिब बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनको कालिब के एलिमेंट, अंदराज या इंट्रीज कहा जाता है। इसकी मिसाल है जी, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एक मिसाल है, ए एक कालिब है और इसके अंदर ये 4 अरकान हैं और इन्हीं नंबर्स को हम कालिब के अरकान कहते हैं, जिनमें 1 2 3 और 4 है। इसके बाद है जी, कालिब के नाम को बड़े हरूफ तहज्जी और अरकान को छोटे हरूफ तहज्जी से ज़ाहिर करते हैं। कालिब को अगर कालिब का नाम होगा तो वो बड़े हरूफ तहज्जी से होगा, और अगर कालिब के जो ब्रैकेट हैं उनके अंदर कुछ हमारे पास अरकान लिखे हुए होंगे तो वो छोटे हरूफ तहज्जी से लिखे जाएंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 सेट हैं, 2 कालिब हैं, तो कालिब का नाम यहाँ पर कैपिटल ए और ये कैपिटल सी है। उसके बाद जो हमारे अरकान हैं, यहाँ पर देखें, ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। इसी तरह हमारे पास ये ए है, ये 2 हो गया, ये डी हो गया,
ये ई हो गया, यानी स्मॉल लेटर हैं अरकान की जगह, और कैपिटल लेटर हैं हमारे पास जो कालिब है उसके नाम की जगह। इसके बाद एक चीज़ याद रखें, किसी भी कालिब के हर कॉलम में अरकान की तादाद बराबर होगी। किसी कालिब के हर कॉलम में अरकान की तादाद बराबर होगी, या हर कतार में भी उसके अरकान की तादाद बराबर होगी। ये नहीं होगा कि एक कतार में अरकान कुछ हों और दूसरे में कुछ। मिसाल के तौर पर अब ये हमारे पास एक कतार है, इसमें 3 अरकान हैं, 1 2 और 3। इसी तरह जो दूसरी कतार होगी उसमें भी उतने ही अरकान होंगे, यानी 1 2 और 3। ये हमने कतारों की बात की। अब हम कालमों को देखते हैं। तो कालमों के अंदर देखें जी, ये हमारा पहला कॉलम है, इसके अंदर 1 और 2 अरकान है। ये दूसरा कॉलम है, इसमें 1 और 2 अरकान है। ये तीसरा कॉलम है, इसमें 1 और 2 अरकान है। इसी तरह हमारे हर कॉलम के अंदर कतार में मौजूद अरकान, एक कतार में मौजूद जितने भी अरकान होंगे तो दूसरी कतारों के अंदर उतने ही अरकान होंगे। उनकी तादाद की बात हो रही है। कहीं आप इन अरकान को सेम ना समझ लेना कि अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं तो इधर भी 3 नंबर होंगे, इन तादाद। इसी तरह कालम और कतारों में हम इनकी तादाद देखते हैं। इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हर कालिब में कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। यानी हमने अभी जो बात की थी कतार और कालम के अंदर अरकान की बात की थी। अब हम ये नहीं कह रहे कि किसी कालिब के अंदर जो कतार और कालम है वो बराबर है, यानी 1 2 3 4, ये एक मुरब्बी कालिब है। अब ये नहीं है कि अगर हमारे पास इसमें जो कतारें हैं 2 हैं तो यहाँ कालम भी हर हाल में 2 होंगे, नहीं, इस तरह नहीं होता। कालम हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, यानी ये हमारी ब्रैकेट अगर इधर ना होती तो यहाँ पर 4 और 6 लिख कर हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते। तो ये इस तरीके से कतारों और कालमों की तादाद के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हों। हाँ, कतारों और कालमों के अंदर जो अरकान हैं उनकी तादाद बराबर होगी। अब देखें, हमारे पास एक और कालिब है जी, मसावी कालिब। मसावी कालिब को हम इंग्लिश में इक्वल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मसावी कालिब को हम इंग्लिश में इक्वल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये क्या होते हैं? कोई से 2 कालिब मसावी कालिब होंगे अगर ये 2 शराइत पूरी करते हैं। यानी अब आप जानते हैं कि अगर हम कहते हैं कि चीज़ें बराबर हैं तो बराबरी के लिए कम से कम 2 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अब एक चीज़ को तो नहीं कहेंगे कि एक चीज़ बराबर है। 2 चीज़ें अगर होंगी तो वो बराबर होंगी जब कुछ शराइत हैं वो पूरी करेंगी। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मसावी कालिब हैं या इक्वल मैट्रिक्स हैं, उनके ऊपर भी 2 शर्तें हैं जो अगर वो पूरी हो गई तो फिर हमारे कालिब क्या होंगे? मसावी कालिब होंगे। अदरवाइज हमारे कालिब मसावी कालिब नहीं होंगे। वो शर्तें कौन सी हैं हम उनको देखते हैं। पहली शर्त है जी, हमारे पास दोनों कालमों का मर्तबा बराबर हो। हाँ जी, यानी अगर एक कालिब के अंदर 2 कतारें हैं तो दूसरे में भी 2 कतारें होनी चाहिए। अगर पहले कालिब के अंदर 3 कालम हैं तो दूसरे में भी 3 कालम होने चाहिए। यानी जितनी कतारें और कालम पहले कालिब के हैं उतनी कतारें और कालम दूसरे कालिब के होने चाहिए। दूसरी शर्त है जी, दोनों कालमों के जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो भी बराबर होने चाहिए। यानी हमारे पास जो कालिब हैं उनके अरकान भी बराबर होने चाहिए, तब जाके हमारे जो कालिब होंगे वो मसावी कालिब कहलाएंगे। इनकी मिसाल देखें जी। पहले हमारे पास एक कालिब है ए, इसमें यहाँ पर 2 है तो इसके अगर हम दूसरा कालिब बी है, इसके इस मुतनाज़र रुकन को देखें तो ये भी 2 है।
इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3 है तो इसका मुतनाज़रा रुकन 2 जमा 1 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको देखें, ये -1 है तो इसका मुतनाज़रा रुकन भी -1 ही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस 2 को तो इसका मुतनाज़रा रुकन 1 जमा 1 ये भी 2 ही होता है। तो इस तरह अगर उनके अरकान और कालमों का मर्तबा बराबर होगा तो कालिब क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर कालमों को हम ए बराबर बी इस तरह लिखते हैं। अब हमारे पास कालिब ए और बी था तो हमने ए और बी को बराबर कर दिया। अगर हमारे पास दो कालिब सी और डी हों तो हमने लिखना था कि सी ये बराबर है डी के, अगर ये दो शराइत जो अभी बताई हैं कि उसका कालिब दोनों कालमों का मर्तबा एक जैसा हो और दोनों कालमों के जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो बराबर होंगे तो वो कालिब क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद एक और चीज़ है जी, अगर दो कालमों के दरमियान बराबरी की अलामत इस्तेमाल हो जाए तो वो कालिब बराबर कालिब होंगे। अगर दो कालमों के दरमियान बराबरी की अलामत आ जाए तो फिर वो दोनों कालिब बराबर कालिब कहलाते हैं। मिसाल आपके सामने है कि अगर हमारे पास ये कालिब हैं, एक कालिब ये है दूसरा ये है और इनके दरमियान ये बराबरी की अलामत आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कालिब ये क्या हैं? बराबर हैं। यानी कालिब ए ये कालिब की बी के बराबर होगा। तो जब बराबर होगा इसका मतलब ये है कि वो बाकी दोनों शराइत भी पूरी करता है। कालिब जब बराबर होंगे तो वो दोनों शराइत को पूरा करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बुक के अंदर हैं, उनमें अक्सर कालमों को कुछ वैल्यूज़ ए बी सी और डी लिख दी जाती हैं और कहा जाता है कि नाम मालूम मिकदार मालूम करें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई से दो कालमों से नाम मालूम मिकदार या ए बी सी डी की कीमत मालूम करना। अब हम इन कालमों में अगर ए बी सी डी की कीमत दी गई हो तो मालूम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसको हम ज़रा देखते हैं। तरीकाकार ये है कि अगर दो कालमों के दरमियान बराबरी की अलामत हो जाए तो वो कालिब बराबर कालिब होंगे और बराबर कालिब इस तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि हमारे पास बराबर कालिब की दो शराइत होंगी, उनका मर्तबा एक जैसा होना चाहिए और उनके मुतनाज़रा अरकान एक जैसे होने चाहिए। यानी अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ए जो है वो अपने मुतनाज़रा रुकन 3 के बराबर है। इसी तरीके से जो बी है वो अपने मुतनाज़रा रुकन 4 के बराबर है। इसी तरीके से जो हमारा सी है वो अपने मुतनाज़रा रुकन 5 के बराबर है। इसी तरह जो हमारा डी है ये मुतनाज़रा रुकन 6 के बराबर है। तो इसी तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, तमाम मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे के बराबर कर दें, जो हमने अभी किया। कैसे? ये हमारे पास ए बी सी डी ये बराबर था एक कालिब 3 4 5 6 के, तो हमने मुतनाज़रा अरकान को बराबर किया। अब हमारी ये जो है वैल्यूज़ ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं और यही हमारा जवाब था। अब ये जो नामालूम मिकदारें थीं ये मालूम हो चुकी हैं, हमने इनको कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ तक हमने ये सवाल करना था। अब एक और मिसाल लेते हैं
हमारे पास एक सवाल है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त साबित करें। ये पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन के साथ हमारे पास दो कालिब दिए हुए हैं। ये वाला कालिब ये बराबर है किसके, इस कालिब के, साथ वाले कालिब के। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? हल करने का तरीका इसमें कोई नया नहीं है, वो बिल्कुल वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, इनके मुतनाज़िर अरकान बराबर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे हल करते हैं। तमाम मुतनाज़िर अरकान एक दूसरे के बराबर कर देंगे, यानी कैसे, ए जमा सी, ये पहला रुकन है वो 0 के बराबर होगा। दूसरा जो हमारा सी माइनस 1 था वो अपने मुतनाज़िर रुकन 3 के बराबर होगा। अब ये हमारे पास एक रिलेशन बना और इस रिलेशन को हमने नाम दे दिया रिलेशन 1 अपनी आसानी के लिए। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा रिलेशन बना इसको हमने रिलेशन 3 का नाम दिया। ये ना हमारे पास 4 रिलेशन बनने थे, हमने एक को एक का नाम दिया, 2 और दूसरी साइड पे है, और उसके बाद 4 भी दूसरी साइड पे है, ये 3 का नाम दिया। तो अब हम उनको ज़रा देखते हैं। ये दो रिलेशन ये बन गए, उसके बाद दो रिलेशन हमारे ये बन गए, यानी ए जमा 2b ये बराबर है -7 के। और उसके बाद चौथा रिलेशन बनता है जी 4d - 6 ये बराबर है जी 2d के। ये हमारे रिलेशन बन गए। अब हम पहले रिलेशन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। पहला रिलेशन था जी c-1 ये बराबर है 3 के। अब एक चीज़ यहाँ पर ज़रा गौर करें, अगर हमारे पास एक मसावात हो और उसमें जमा या नफ़ी की कोई अलामतें इस्तेमाल हो रही हों, जमा या नफ़ी की अलामतें, तो तब अगर हम कोई एक रकम एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, जैसा कि ये -1 है, तो इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर यहाँ पर लेकर आएंगे, तो इसकी ये माइनस वाली अलामत यहाँ आके जमा में तब्दील हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अलामत जमा की होती तो वो यहाँ आकर माइनस बन जाती। ठीक है, यानी अलामत तब्दील होती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारी अलामत इधर आगे तब्दील हो गई, तो c बराबर हो गया 3 जमा 1। तो 3 जमा 1 को अगर हम देखें तो ये 4 होता है, ये c की कीमत आ गई। हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे देखते हैं। c की कीमत जो 4 है वो हमने लिखा है एक में दर्ज करने से। एक से मुराद हमारी एक मसावात थी जो हमने 4 मसावातें बनाई थी। ये वाली जो हमारी मसावात है एक है, यानी इसके अंदर हमें c की वैल्यू अब हम दर्ज करेंगे और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, a जमा c था तो a जमा c की जगह हमने a जमा 4 लिख दिया और ये बराबर हो गया 0 के। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास बराबरी की एक साइड पर जमा की अलामत हो और ये जमा नफी हो रहे हो तो दूसरी साइड पर वो जाके माइनस हो जाएगी। तो अब इधर हमारे पास a अकेला बच गया, ये 0 -4, इसका अगर जवाब निकालें तो वो -4 बनता है, जिसको हमने डायरेक्ट इधर लिख दिया है। तो ये a की जवाब आ गया जी -4। अब हमें c का जवाब भी मिल गया, a का जवाब भी मिल गया। अब हमें दो वैल्यूज का जवाब मिल गया। अब तीसरी को देखते हैं जी। अब 2 में, यानी अब मसावात नंबर 2 में a की कीमत -4 दर्ज करने से क्या होगा जी? दर्ज करने से देखें, यहाँ पर हमें हमारी जो वैल्यू थी वो थी a जमा 2b, यानी यहाँ पर a जमा 2b लिखा हुआ था, a की जगह उसकी कीमत -4 दर्ज कर दी, -4 दर्ज कर दी, और ये बराबर था जी -7 के। फिर वही काम मैंने अभी आप लोगों को बताया है
कि अगर बराबरी के एक साइड पर कोई रकम जमा नफ़ी में मौजूद है तो जब ये दूसरी साइड पर जाएगी इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ आकर प्लस हो गया, यानी -7 जमा का ये 4 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला 2 भी बचा है तो उसको हमने इधर लिख दिया। तो ये हो गया जी 2b बराबर है -7 जमा का 4, जिसको हल करने के बाद हमें पता चला 2b बराबर है जी -3 के। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये है कि अब हम पहले हमने देखा था जमा नफ़ी की अलामतों को। अब अगर कोई दो चीज़ें ज़रब या तकसीम हो रही हैं, ये ज़रब हो रही हो तो जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो ये माइनस नहीं होगी बल्कि इससे डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 जब इधर आएगा तो ये -3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर जो b है वो अकेला बच जाएगा जो ये लिखा हुआ है, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास -3/2। 3/2 को हम 1/5 भी लिखते हैं और वो माइनस का, यानी माइनस का 1/5। ये हमारे पास b की कीमत आ गई। अब हमारे पास सिर्फ d की कीमत रहती है, उसको ज़रा देखते हैं। तो ये हमारे पास जो मसावात थी 4d - 6 ये बराबर है 2d के। दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये तस्वीर काफ़ी मध्यम आ रही है। 4d - 6 ये बराबर है 2d के। अब यहाँ देखें मसावात के अंदर जमा और नफ़ी की अलामतें इस्तेमाल हो रही हैं, जमा और नफ़ी की अलामतें इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो -6 है और ये जमा का 2d है, हम इसकी जगह चेंज करेंगे। ये 4d था, जगह कैसे चेंज करेंगे, हमने इस -6 को बराबरी की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब ये 2d जमा का था, जब इधर आएगा तो ये -2d हो जाएगा। उसके बाद ये 4d का 4d रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 4d - 2d, 4 में से जब 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये 2d इसका इधर ये लिखा हुआ है और ये बराबर हो जाएगा 6 के, यानी 2d 6 के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि ये जो 2d था यहाँ पर ये बराबर है 6 के। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो 2d है ये d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके 6 से डिवाइड होगा, बल्कि 6 को तकसीम करेगा। तो इधर अकेला जो d है वो बच जाएगा, तो ये वाला जो d अकेला बचा था हमने इधर ये लिख दिया। ये d ये बराबर होगा जी 6/2। तो 6/2 3 होता है, इसलिए d बराबर है 3। अब ये d की कीमत भी आ गई, a b c की भी आ गई। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं और यही वैल्यू हमने मालूम करनी थी और यही नामालूम मिकदारें थी। आज का जो हमारा अच्छा लेसन था वो कंप्लीट हुआ।